हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं पूरे चैप्टर को, और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या चीज। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से साधारण पूछूं कि परिवहन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, अगर देखा जाए साधारण तौर पर, अगर देखा जाए तो परिवहन का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है शब्द का मतलब, ठीक है। तो परिवहन का जो है बच्चों शब्द का मतलब होता है व्यक्ति एवं वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किसी माध्यम से, वो परिवहन कहलाता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, आप स्थल परिवहन से कर रहे हो, जल परिवहन से कर रहे हो, वायु परिवहन से कर रहे हो, हवाई जहाज से जा रहे हो, मोटर गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, है ना। तो वो भी एक क्या है, परिवहन है। यानी व्यक्ति एवं वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को परिवहन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा क्या है बच्चों। तो हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति एवं वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब हमारे पास परिवहन के कितने साधन हैं, तो बच्चों परिवहन के हमारे पास कितने हैं, 3 साधन होते हैं हमारे परिवहन के। पहला आता है जल परिवहन, किसके आता है, यानी जहाज के माध्यम से करते हो कि नहीं करते, तो जल परिवहन। दूसरा आता है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन का मतलब क्या होता है, जो सड़क वड़क होती है, सड़क से आप जो करते हो ना परिवहन, वो स्थल परिवहन में आता है। तीसरा आता है वायु परिवहन। वायु तो जानते ही हो, कोई ना कोई जिंदगी में चढ़ा होगा, मैं तो नहीं चढ़ा आज तक, ठीक है, हो सकता है भविष्य में जरूर चढ़ूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास परिवहन के 3 साधन है, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो पहला देखो बच्चों, इसमें बात करेंगे पहला हमारे किसके बारे में, ये रहा हमारा कौन सा, स्थल परिवहन। तो अभी मैंने आपको बताया स्थल परिवहन का मतलब क्या है, स्थल के माध्यम से होने वाले परिवहन को स्थल परिवहन कहते हैं। जैसे कि वो सड़क भी हो सकता है, वो रेलवे भी हो सकता है, वो पाइपलाइन भी हो सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थल परिवहन। स्थल के माध्यम से होने वाले परिवहन को स्थल परिवहन कहते हैं। उदाहरण के लिए सड़क, रेलवे और पाइपलाइन। बात करते हैं जल परिवहन, तो जल के माध्यम से होने वाले परिवहन को क्या कहते हैं, जल परिवहन कहते हैं। जैसे कि ये 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है सागरीय परिवहन और एक जैसे सागरीय हो गया, और एक होता है महासागरीय, और एक होता है अंतःस्थलीय। यानी ये 3 टाइप के होते हैं, सागरीय, महासागरीय और अंतःस्थलीय। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ अब देखो तीसरा आता है हमारा वायु परिवहन। अब वायु परिवहन क्या होता है, तो वायु परिवहन 2 प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय परिवहन और एक होता है अंतरराष्ट्रीय परिवहन। राष्ट्रीय परिवहन का मतलब क्या होता है, जब आप एक, जैसे क्या होता है, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हो, यानी दिल्ली से मैं बिहार गया हवाई जहाज के द्वारा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय परिवहन। अगर वहीं हम बात करें अंतरराष्ट्रीय परिवहन की, यानी जब हम एक देश से दूसरे देश की ओर क्या करते हैं, जाते हैं हवाई जहाज के द्वारा, तो वो हमारा कहलाता है अंतरराष्ट्रीय परिवहन। ठीक है, तो इस तरीके से वायु परिवहन के 2 प्रकार होते हैं, यानी कौन कौन सा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, यानी उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका। अब आता है भैया परिवहन का विकास कैसे हुआ। तुम्हें क्या लग रहा है कि जब पैदा हुए थे दुनिया में, जो मनुष्य पैदा हुआ, तो आते ही सीधा हवाई जहाज में क्या परिवहन कर लिया, या सीधा नाव बना के सीधा पहुंच गए, जैसे वास्को डी गामा है ना, कालीकट आया था ना 1498 में, क्या वैसे ही आ गया था, नहीं। ये धीरे धीरे क्या हुआ है, इन हमारे परिवहन के जो साधन है इनका विकास धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, एक साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इसी के बारे में समझेंगे कि आखिर परिवहन का विकास कैसे हुआ। विशेषकर हम बात करेंगे स्थल परिवहन का, ठीक है, कैसे विकास हुआ बच्चों। तो देखो पहला क्या है, मानव का वाहक रूप, यानी कॉमन सी बात है, प्राचीन काल में क्या होता था, जो मानव होता था वो परिवहन के रूप में कार्य किया करता था। ठीक है, प्रारंभ में जो मनुष्य है वो वाहक के रूप में क्या था, विवाह के पश्चात, जैसे आपने देखा होगा विवाह में जो कहार होता है ना, कहार जो डोली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
ले जाता था। तो मनुष्य क्या करता था बच्चों, प्राचीन काल में मनुष्य क्या करता था, परिवहन के साधन के रूप में मनुष्य को प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। जैसे कि कहार के रूप में, उस समय प्राचीन काल में राजा नहीं होते थे, एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति एक पीछे ये रहा, 4 जने खड़े होते थे और बीच में जो राजा होता था बैठा रहता था, और 4 एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के ले जाया जाता था। तो इस तरीके का क्या होता प्राचीन काल में, मतलब मनुष्य जो था ना वो वाहक के रूप में क्या होता था, कार्य किया करता था। इसे देख रखा है जिसे कहार कहा जाता है। लेकिन फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट आया बच्चों, थोड़ा सा फिर विकास हुआ, फिर मनुष्य की जगह किसने ले लिया, पशुओं ने ले लिया। यानी धीरे धीरे देखो बाद के समय में क्या हुआ, पशुओं का प्रयोग बोझा ढोने के लिए, ठीक है, आरंभ किया गया, जिसमें किसका यूज किया जाता था, ये रहा खच्चर का यूज किया था। खच्चर मतलब होता है घोड़ा, सॉरी खच्चर मतलब गधा होता है, ठीक है। खच्चर का, घोड़े का, बैल का, ऊंट का, हाथी का, इन सब का प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था परिवहन के लिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें हमारे हिंदुस्तान के खुद इतिहास के बारे में बात की जाए तो हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जो युद्ध के दौरान क्या करते थे, हाथियों पे बैठ के यात्रा करते थे या युद्ध लड़ा करते थे, घोड़ों के द्वारा युद्ध लड़ा करते थे, या मतलब जो राजा होते थे पूरे नगर का जब वो दौरा करते थे तो घोड़ों के द्वारा क्या करते थे, यात्रा किया करते थे, है ना। तो फिर धीरे धीरे पशुओं का प्रयोग क्या हो गया था बच्चों, शुरू हो गया था, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये ना। तीसरा फिर क्या हुआ, पशुओं का प्रयोग। फिर भैया जब ये क्या है बच्चों, जब पहिए का विकास हुआ, किसका विकास हुआ बच्चों, अब परिवहन, जैसे पहिए का विकास हुआ तो पहिए ने क्या किया था, मतलब एक क्रांति ला दी थी। क्या ला दी थी बच्चों, यानी पहिए के विकास से बैलगाड़ी और माल के डिब्बों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और इससे स्थल परिवहन का क्या हुआ बच्चों, विकास हुआ था। क्या हुआ था, इस प्रकार के देखो डब्बे बनाए गए, देखो पहियों से ना इस प्रकार के बनाए गए थे। देखो ये गाड़ी इस टाइप की होती थी, ठीक है, यहाँ कोई राजा या स्त्री बैठी होती थी और ये क्या होता था, मतलब चला करता था, यहाँ एक पशु लगा दिया करते थे, ये चला करता था। देखो इस तरीके दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से पहिए का विकास हुआ था। तो जब पहिए का विकास हुआ तो स्थल परिवहन में काफी ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव आया था, ठीक है ना बच्चों। पहिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चकोर पहिया तो थोड़ा ना लगा दोगे, चकोर पहिया से तो लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। फिर आया भैया भाप का इंजन, ठीक है ना, यानी स्टीम इंजन। यानी 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, भाप के इंजन का आविष्कार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिवहन का विकास हुआ, जिसमें स्थल परिवहन के विकास में क्या ला दी बच्चों, एक क्रांति लेकर आ गए, स्थल परिवहन में एक बदलाव लेकर आ गया। जब क्या हुआ, इस प्रकार के स्टीम इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। किसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वॉट ने, ठीक है ना, ठीक है। अब इस तरीके से स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया और इस तरीके से स्थल परिवहन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया था, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर बात करते हैं वर्तमान तार मार्गों की। क्या है बच्चों, वर्तमान आधुनिक स्वरूप, यानी आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, फ्लाईओवर, पुल और तार मार्गों का निर्माण हुआ, जो क्या किया है, स्थल परिवहन के विकास में क्या करता है, प्रकट करता है। अब पहले और आज देखो परिवहन के, देखो परिवहन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए क्या किया गया, फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, अंडरपास वे का निर्माण किया गया है। इस तरीके से फ्लाईओवर्स, अंडरपास वे का निर्माण किया गया है और आधुनिक स्वरूप तो बिल्कुल ही बदल गया है स्थल परिवहन का। तो इस तरीके से शुरुआत से लेकर अब तक क्या हुआ है बच्चों, स्थल परिवहन का विकास हुआ है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद बात करते हैं सड़क परिवहन। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया सड़क जो है वो रेल परिवहन से बेहतर क्यों है, गाड़ी बेहतर है कि ट्रेन बेहतर है, इन दोनों में से क्या बेहतर है। तो देखते देखो बच्चों, अगर आपको बताओ, देखो कॉमन सी बात है, अगर मुझे घर तक जाना होगा तो मैं रेलवे को उठा के तो नहीं लेके जाऊंगा, या रेल या ट्रेन में बैठ के तो नहीं जाऊंगा जो मुझे घर तक छोड़ेगा। यानी छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्षा परिवहन का बेहतर साधन है। क्योंकि रेल परिवहन क्या करेगा, व्यक्ति और वस्तु को तो किसी निश्चित स्थान पर ही तो छोड़ेगा, रेलवे स्टेशन ही तो छोड़ेगा, आनंद विहार, दिल्ली रेलवे स्टेशन यही तो छोड़ेगा, लेकिन वहां से आप घर तक कैसे पहुंचोगे, कॉमन सी बात है, किसके द्वारा, सड़क परिवहन के द्वारा, ठीक है ना बच्चों। तो क्या बताया मैंने कि छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़क परिवहन परिवहन का अच्छा साधन है, ठीक है। सड़क परिवहन क्या करता है, व्यक्ति और वस्तु को
क्या कराता है, घर तक पहुंचाता है। और वहीं रेल परिवहन क्या करता है, निश्चित स्थान तक पहुंचाता है। रेलवे स्टेशन छोड़ देगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया या आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो गया। तीसरा क्या है बच्चों कि अगर बात की जाए सड़क परिवहन का, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, तो सड़क परिवहन का पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करना सरल होता है और कम पैसा भी लगता है। लेकिन वहीं रेल परिवहन का विकास किया जाए तो वहां बहुत ज्यादा महंगा होता है और कठिन होता है, कई बार तो पूरे पहाड़ को ही काट दिया जाता है ना। तो इस तरीके से तो यही बता रखा है कि सड़क परिवहन का पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण करना सरल होता है और सस्ता होता है, लेकिन रेल परिवहन का निर्माण करना कठिन भी होता है और महंगा भी होता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, सरकार इतना पैसा खर्च नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि हमारी सरकार तो बहुत ज्यादा, चलो मैं सरकार के बारे में ज्यादा बोल ही नहीं रहा, ठीक है। चल अब बात करते हैं यातायात संकुलन। क्या बात करते हैं, यातायात संकुलन। पहले इससे देखो, इसको देखो, इस व्यक्ति को, बेचारा इतनी सारी गाड़ियां हैं और इसके विचार में पक चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, यातायात संकुलन का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक होता है। क्या होता है बच्चों, ट्रैफिक। यानी जब हम कहते हैं, जब सड़क तंत्र क्या है, जब सड़क तंत्र यातायात की सुविधा के अनुसार सुविकसित नहीं होता तो इसे क्या कहते हैं, यातायात संकुलन कहते हैं। यानी जब हमारी जो सड़कें होती है, जितने किसी सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होती है, ठीक है, तो ट्रैफिक ज्यादा होने का मेन रीजन क्या है, हो सकता है क्योंकि वहां ट्रैफिक यानी लोग ज्यादा रह रहे हो, उस हिसाब से वहां की सड़कों का डेवलपमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए क्या होता है, वहां सड़क संकुलन होता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, जब सड़क तंत्र यातायात की सुविधा के अनुसार सुविकसित नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यातायात संकुलन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप मुझे खुद बताओ कि ट्रैफिक को किस तरीके से कम कर सकते हो आप। अगर बात की जाए ट्रैफिक जो होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं, यातायात यानी सड़क संकुलन जो होता है उसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं, यातायात संकुलन कह सकते हो या सड़क संकुलन कह सकते हो बच्चों, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका क्या उपाय कर सकते हो, कॉमन सी बात है, सार्वजनिक बस सेवा का प्रयोग करो। हर कोई व्यक्ति अगर बाइक, कार और मर्सिडीज लेके चलेगा तो कॉमन सी बात है, भीड़ भड़ाका तो लगेगा ही, ट्रैफिक तो हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, सार्वजनिक बस सेवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ सड़कों को क्या करना चाहिए, चौड़ा बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए बच्चों, चौड़ा करना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, फ्लाईओवर, पुल और अंडरपास वे जैसी चीजों को क्या करना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तो ट्रैफिक को काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। आपने नेशनल हाईवेज को देखा होगा, नेशनल हाईवेज पे ट्रैफिक लगता नहीं है, यहाँ लाल बत्ती भी नहीं होती, ट्रैफिक नहीं लगता, क्यों, क्यों फ्लाईओवर, सड़कें काफी चौड़ी होती है, तो इस तरीके का होता है। और उच्चतम पार्किंग शुल्क लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, उच्चतम पार्किंग शुल्क। लोग क्या होते हैं, अपने फूफा की गली समझते, जहां मर्जी गाड़ी लगा देते हैं, है ना। लेकिन लोग इस चीज से डरते हैं कि यार कहीं अगर मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी तो 20, 30, 40 जो भी पैसा लेगा ज्यादा लेगा। तो उच्चतम, अच्छा मतलब थोड़े कम पार्किंग शुल्क रखना चाहिए ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके। तो ये है बच्चों सड़क संकुलन के निवारण, ठीक है। अब बात करते हैं यातायात का शीर्ष बिंदु। अब यातायात का शीर्ष बिंदु क्या है, यानी जब सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक होता है ना बच्चों, जब सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक होता है तो उसे यातायात का शीर्ष बिंदु कहते हैं। यानी जब सड़कों पर अधिकतम यातायात होता है उसे क्या कहते हैं, यातायात का शीर्ष बिंदु कहते हैं, ठीक है बच्चों, शीर्ष बिंदु कहते हैं, ठीक है। और यातायात का गर्त बिंदु किसे कहते हैं बच्चों, जब सड़क पर क्या है, देखो टॉपिक है ना बच्चों, यातायात का गर्त बिंदु जब क्या हो, जब सड़कों पर कम यातायात होती है, कम ट्रैफिक होता है, तो यातायात का क्या कहते हैं, उसे गर्त बिंदु कहते हैं। जब सड़कों पर न्यूनतम या कम यातायात होता है तो उसे हम यातायात का गर्त बिंदु कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हाँ, अब बात करते हैं महामार्ग की, कि आखिर महामार्ग क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हाईवेज, ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय महामार्ग। अब महामार्ग क्या होता है, महामार्ग वह महामार्ग होता है जो दूरस्थ स्थानों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। दूर के स्थानों को आपस में जोड़ने वाली पक्की सड़कों को क्या कहा जाता है, महामार्ग कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ने वाली पक्की सड़कों को क्या कहते हैं, महामार्ग कहते हैं। चलो मैं इसको आपको अमेरिका के सापेक्ष में समझाता हूं, है ना। जैसे देखो अमेरिका की दूंगा, थोड़ा सा और विशेषता बताऊंगा महामार्ग की। चलो अमेरिका नहीं बता रहा, मुझे लगा, चलो ठीक है।
महामार्ग की अगर विशेषता के बारे में बात की जाए तो देखो बच्चों, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, जो महामार्ग होते हैं, ये अबाधित यातायात सुविधा प्रदान करते हैं। अबाधित का मतलब क्या है, ट्रैफिक नहीं होता, ठीक है। इन महामार्गों पर फ्लाईओवर होता है, पुल होता है, अंडरपास वे होता है, इसलिए इन पर ट्रैफिक ज्यादा होता ही नहीं है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो महामार्ग होते हैं ना बच्चों, ये 80 मीटर चौड़ी होती है। कितनी होती है? 80 मीटर चौड़ी दोहरे पथ वाली सड़कें होती हैं। एक जाने के लिए रास्ता होता है और एक आने के लिए रास्ता होता है, ठीक है ना। तो दोहरे पथ वाली सड़कें होती है महामार्ग। और महामार्ग क्या होता है, गति अवरोधकों से मुक्त होती है, अर्थात इस पर ये स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं। महामार्ग पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते बच्चों, इसलिए यार ट्रैफिक तो लगता ही नहीं है। सड़कें चलाओ, गाड़ी स्पीड यहाँ गाड़ी की पता कितनी, 80 90 100 गाड़ी की स्पीड होती है, सोच सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों, विकसित देशों में पत्तन जो होते हैं ना, पत्तन, ये होते हैं पत्तन मतलब बंदरगाह, पत्तन एवं नगरों को महामार्गों से जोड़ा जाता है। विकसित डेवलप कंट्रीज में होता है, ठीक है ना। जो पत्तन और नगरों को महामार्गों यानी नेशनल हाईवेज से जोड़ा जाता है। हमारे भारत में तो लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ किसी को बोलूं नेशनल हाईवेज बता दो, तो बहुत सारे कम लोगों को नेशनल हाईवेज पता होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे खुद भी नहीं पता था, जैसे हमारा राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1 हो गई, ठीक है ना। और शेरशाह सूरी मार्ग हमारे भारत में सबसे, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले बनाया था शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं बच्चों। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सड़क घनत्व का मतलब क्या होता है। सड़क घनत्व क्या होता है, मतलब 1 किलोमीटर एरिया है, 1 किलोमीटर में जितने भी सड़कें होंगी उसे हम क्या कहेंगे, सड़क घनत्व कहेंगे। यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की कुल लंबाई को हम सड़क घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो इस टाइप से होता है सड़क घनत्व, ठीक है ना। तो इसे सड़क घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सड़क घनत्व की विशेषता क्या होती है। अमेरिका के सापेक्ष समझाऊंगा। जैसे उत्तरी अमेरिका में क्या होता है, महाद्वीप में महामार्गों का घनत्व कितना है, 0.65 प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में क्या है बच्चों, प्रत्येक जो स्थान होता है उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए में अगर देखा जाए, हर जगह यानी हर स्थान जो है ना, वो महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 20 किलोमीटर बाद चले जाओगे आपको महामार्ग दिख जाएगा, ठीक है ना। तो हर स्थान, ठीक है, हर स्थान अमेरिका में महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। और ये सड़कें क्या है, पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट को, जैसे ये है अमेरिका, ठीक है ना बच्चों, यहां दिख रहा होगा। तो यहां पहले पढ़ते हैं, ये सड़क पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पे स्थित नगरों को पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित नगरों से आपस में जोड़ती है। देखो बच्चों, यहां ये अमेरिका है, देखो ये अमेरिका है, तो यहां से लेकर यहां तक देख रहे हो, ये पूरे महाद्वीप में क्या करती है, चलती है सड़क, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर के नगरों को क्या करती है, अटलांटिक महासागर के नगरों को जोड़ती है। और ये उत्तर में कनाडा के नगरों को दक्षिण में क्या कहते हैं, मैक्सिको के नगरों से आपस में जोड़ती हैं। यानी यहां ये रहा कनाडा, कनाडा को मैक्सिको से क्या करती है, ये जो महामार्ग होती है, सड़कें क्या करती हैं, जोड़ती हैं। अमेरिका के महामार्गों के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। चलो अब आगे टॉपिक्स बात करते हैं। आगे बात करते हैं महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। महाद्वीपीय रेल मार्ग या इसे ट्रांस, जैसे महाद्वीपीय रेल मार्ग या ट्रांस रेल मार्ग कह सकते हैं। महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, यानी वह रेल मार्ग जो दो महाद्वीपों के या कोई एक महाद्वीप है, सॉरी, यानी महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है कि एक महाद्वीप के दो अंतिम छोरों को, दो अंतिम छोरे, जैसे ये वाला महाद्वीप है, ठीक है, तो दो अंतिम छोरों को आपस में जोड़ने वाली जो क्या होती है बच्चों, जो रेलवे होती है, यानी वह रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उसके दोनों अंतिम छोरों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, तो उसे पार महाद्वीप रेल मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वह रेल मार्ग जब एक महाद्वीप के दो अंतिम क्या तो जो क्षेत्र होते हैं ना या स्थान होते हैं आपस में जोड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। अब महाद्वीपीय रेल मार्ग में आगे में हम एग्जांपल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले मैं बता दूं आप लोगों को ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषता क्या है बच्चों, तो पहला देख लो, ये रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है।
ठीक है ना। और इसके साथ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई 9222 किलोमीटर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। 9222 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है, ठीक है। और इसे आप ट्रांस भी लिख सकते हो और पार भी, दोनों मतलब एक ही है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसके, रूस के द्वारा बनाया गया है या रूस में स्थित है। कहां स्थित है बच्चों, रूस में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की स्थापना कब की गई थी, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ ये सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागर के, ठीक है ना, व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के दो अंतिम स्टेशन कौन है, ये देखो, ये रहा पूरा पूरा कौन सा हो गया, रूस हो गया, पूरा एक महाद्वीप हो गया। तो ये क्या करता है, यहां पहला है कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा है बच्चों, सेंट पीटर्सबर्ग को क्या करता है, व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ये जो है ना यहाँ स्टार्टिंग, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। सेंट पीटर्स, राइटिंग थोड़ी खराब है, देख लेना, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग और ये रहा व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, ठीक है ना बच्चों, तो याद ना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग क्या है, साइबेरिया के घने जंगलों से होकर गुजरता है और खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, शंकुधारी वनों का क्या करता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या करता है बच्चों, परिवहन करता है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी मुख्य पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी याद रखना है, ये दोहरे पथ वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, दोहरे पथ वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग है। इसके साथ साथ ये एशियाई देशों को क्या करता है, पश्चिम के विकसित बाजारों तक जोड़ता है। जो एशिया के देशों को पश्चिम के विकसित डेवलप कंट्री से क्या करता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या करता है, इसके प्रमुख स्टेशन के बाद के बाद मास्को, चीता, कजान, ये क्या है, जैसे इधर से आओगे ना, इधर से, तो ये रहा मास्को, चीता, ठीक है, कजान, इस तरीके से क्या है, इसके प्रमुख स्टेशन है। जैसे आप लोगों के नहीं होता, हमारे इंडिया में भी होते हैं, जैसे मुगलसराय हो गया, आरा हो गया, छपरा, बलिया, इस तरीके से इसके भी क्या है, अपने स्टेशन है बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हमारा, अभी आगे और रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पहले बता दो, देखो, कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो रेल पटरियां होती है, ऐसे नहीं होती, ये जो रेल पटरियां होती है, ठीक है, तो जो रेल की पटरी होती है बच्चों, इनकी चौड़ाई में क्या देखा जाता है, भिन्नता देखी जाती है। क्या देखी जाती है बच्चों, भिन्नता, यानी अलग अलग प्रकार की क्या होती है, जो रेल पटरियां होती है, ये 3 प्रकार की होती है। जैसे बड़ी रेलवे लाइन, छोटी मानक रेलवे लाइन और मीटर रेलवे लाइन, 3 प्रकार की होती है। बड़ी रेलवे लाइन, मानक रेलवे लाइन और मीटर रेलवे लाइन। अब इन दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। जैसे कि अगर पहले बात की जाए बड़ी रेलवे लाइन, तो बड़ी रेलवे लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो पटरियों के बीच की दूरी, 1.5 मीटर होती है, तो उसे हम कहते हैं बड़ी रेलवे लाइन, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए, जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर होती है, तो उसे हम कहते हैं मानक रेलवे, ठीक है, तो इसे कहते हैं मानक रेलवे लाइन, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन कभी किसी ने नोटिस नहीं किया होगा बच्चों, लेकिन होता है, जो पटरी होती है ना, पटरियों की चौड़ाई में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है। और तीसरा जो हमारा आता है, वो आता है मीटर रेलवे लाइन, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीटर रेलवे लाइन कहते हैं। ये ज्यादातर आप पहाड़ों में जाओगे ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे शिमला विमला जाओगे, तो वहां मिनी ट्रेन चलती हैं, तो उसके लिए इसी प्रकार की पटरियों का निर्माण किया जाता है, इसे कहते हैं मीटर रेलवे लाइन, ठीक है। चलो, हम बात कर रहे थे, अभी हमने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बात करी, अब बात करते हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग, ठीक है। तो कॉमन देखो बच्चों, कैनेडियन हमें कहीं ना कहीं कनाडा सुनाई दे रहा है ना, तो कैनेडा है ना, तो वर्ड समझा, कनाडा यानी कनाडा में स्थित होगा, कहां होगा,
तो याद ना, ये अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में स्थित है पार कैनेडियन रेल मार्ग, ठीक है। और इसकी स्थापना या शुरुआत है वो 1886 में की गई थी पार कैनेडियन रेल मार्ग की। ये कनाडा के औद्योगिक जो प्रदेश होते हैं ना बच्चों, उनको औद्योगिक प्रदेशों में क्या होता है, जो पेरिस, गेहूं की पेटी और शंकुधारी वृक्षों का क्या करता है, परिवहन करता है। और इसके साथ साथ ये देखो, ये अमेरिका का मैप है, कनाडा का, इधर में है बच्चों वैंकूवर। कौन सा है बच्चों, वैंकूवर। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग क्या करता है, वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। ये वाला हैलिफैक्स, हैलिफैक्स, ठीक है। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग क्या करता है, वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है ना। और इसके साथ साथ पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है, ये मांस और गेहूं का प्रमुख निर्यातक है बच्चों, मांस और गेहूं का प्रमुख निर्यातक है। पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा देश की आर्थिक धमनी है, मतलब उसकी जो इकोनॉमिकल, अगर देखा जाए इकोनॉमी है ना, वो इसी पर डिपेंड है, पार कैनेडियन रेल मार्ग की। क्यों, आधे से ज्यादा कनाडा देश का व्यापार इसी के द्वारा होता है, तो उसकी इकोनॉमी इसी पर डेवलप, इसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों ओरिएंट एक्सप्रेस। कौन सा आता है बच्चों, ओरिएंट एक्सप्रेस की विशेषताएं। अब ओरिएंट एक्सप्रेस की विशेषता क्या है, ओरिएंट है, ठीक है, ये यूरोप का एक प्रमुख रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का क्या है, एक प्रमुख रेल मार्ग है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस को क्या करता है, ये पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है बच्चों। किससे जोड़ता है, पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। कौन, यानी हम बोल सकते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस के दो अंतिम स्टेशन कौन से हैं, ठीक है ना, पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, ठीक है ना। और इसके निर्माण से लंदन और इस्तांबुल के बीच की दूरी 10 दिनों की अपेक्षा 96 घंटे रह गई है, बस 96 घंटे, ठीक है। क्योंकि पहले इस समय ऐसे व्यापार किया जाता था, बीच में से इस तरीके से व्यापार किया जा रहा है, तो 10 दिनों की अपेक्षा 96 घंटे क्या हुई है, इसके निर्माण से दूरी रह गई है, ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस की, ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखना, ओरिएंट एक्सप्रेस पश्चिमी यूरोप में जो सुअर का मांस हो गया, पनीर हो गया, जैतून का तेल हो गया और खनिज पदार्थों का क्या करता है, ओरिएंट एक्सप्रेस क्या करता है, इन सब चीजों का परिवहन करता है, इनका ट्रांसपोर्ट करता है ओरिएंट एक्सप्रेस। ये भी रेलवे है, ठीक है ना। अब चलो, ये हमने रेल परिवहन के बारे में तो सारी चीजें हमने बात कर ली, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जल परिवहन की विशेषता के बारे में। तो देखो बच्चों, जल परिवहन है तो क्या रोड का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। तो जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं किया जाता। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा क्या है बच्चों, इसमें विभिन्न आकार के क्या होते हैं, जहाज चलते हैं जल परिवहन में, ठीक है ना, या महासागरों में। और ये क्या होता है, वो भारी वस्तु जो होती है ना, भारी स्थूल पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन का सबसे अच्छा साधन है। भारत में जितना भी भारी भारी जो वस्तुएं होती है ना बच्चों, वो जल परिवहन के द्वारा ही भारत में लाई जाती है। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, स्थल परिवहन मतलब जल परिवहन के द्वारा ही क्या किया जाता है, लाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ जल परिवहन में घर्षण कम होने के कारण इसमें ईंधन की खपत क्या होती है, बहुत कम होती है। पेट्रोल की बहुत कम खपत होती है, क्योंकि इसके अंदर घर्षण नहीं होता। और ये कोई प्रदूषण भी नहीं फैलाता, क्योंकि जल परिवहन कोई प्रदूषण फैलाता है क्या, नहीं फैलाता। तो ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जल परिवहन। तो मैंने आपको बताया जल के माध्यम से होने वाले परिवहन को क्या कहते हैं, जल परिवहन कहते हैं। जल परिवहन के दो प्रकार मेनली देखा जाता है। एक होता है अंतःस्थलीय जल मार्ग। अंतःस्थलीय जल मार्ग का मतलब क्या होता है, जैसे जो नदियां होती है, नदियों के द्वारा की जाने वाली परिवहन को हम क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय परिवहन कहते हैं। और एक होता है महासागरीय परिवहन। महासागर में पता है ना, विभिन्न प्रकार के जो जहाज चलाए जाते हैं, उसे महासागरीय परिवहन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको देखो यहाँ बताया ना मैंने आप लोगों को कि नदियों, नहरों और झरनों से माध्यम से तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो नदियों, नहरों के माध्यम से होने वाले परिवहन को हम क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय जलमार्ग कहते हैं, ठीक है, अंतःस्थलीय जलमार्ग कहते हैं। देखो इस प्रकार के नदियों में इस प्रकार के क्या होते हैं, नाव चलाई जाती है, तो ये अंतःस्थलीय जलमार्ग कहलाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा महासागरीय जलमार्ग। अब महासागरीय जलमार्ग किसे कहते हैं, तो महासागरों और समुद्रों के माध्यम से होने वाले परिवहन को हम क्या कहते हैं, महासागरीय परिवहन
कहते हैं, ठीक है, महासागरीय परिवहन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे परिवहन के क्या है बच्चों, साधन है। अब देखो, अब हम लोग जब बात ले रहे हैं नहर नदियों के बारे में, ठीक है, नदी और नहर, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सुएज नहर के बारे में। किसके बारे में, सुएज नहर। अब सुएज नहर काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो है सुएज नहर क्या करता है बच्चों, ये देखो ये सुएज नहर है। तो सुएज नहर क्या करता है, भूमध्य सागर को क्या करता है, लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है, भूमध्य सागर को क्या करता है, लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है, जो सुएज नहर है ये रहा। जैसे अगर बात की जाए भूमध्य सागर को इधर से क्या करता है, लाल सागर से जोड़ता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1869 में हुई थी। मिस्र के द्वारा सुएज नहर की स्थापना की गई है। सुएज नहर की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है, ठीक है, 160 किलोमीटर सुएज नहर लंबा है, ठीक है, और गहराई कितनी है, 11 से लेकर 15 मीटर। ये क्या है, गहरा है बच्चों सुएज नहर जो है, ठीक है। इसके साथ साथ सुएज नहर में हर दिन 100 जलयान क्या करते हैं, जो आवागमन करते हैं। सुएज नहर क्या करता है, उत्तर में पोर्ट सईद एक जगह है बच्चों, ठीक है, ये पोर्ट सईद को दक्षिण में क्या था, पोर्ट स्वेद से क्या करता है, जोड़ता है। मतलब इसके अंतिम जो स्टेशन या जगहों के नाम है, पोर्ट सईद को पोर्ट स्वेद से क्या करता है, जोड़ता है। और सुएज नहर क्या करता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया को पश्चिम के यूरोप से जोड़ता है। और सुएज नहर पे कोई भी मतलब जल प्रबंधक नहीं है। आराम से यहाँ से क्या होता है, खुलेआम क्या होता है, यहाँ से व्यापार होता है, कोई जल प्रबंधक तंत्र यहाँ नहीं है। अब आता है इसी में एक और आता है नहर, आता है पनामा नहर। कौन सा आता है बच्चों, पनामा नहर। तो देखो पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। ये उत्तरी, ये रहा उत्तरी बच्चों, और ये रहा दक्षिणी। तो ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित कौन सा है, पनामा नहर है, ठीक है ना, पनामा टनल भी कह सकते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर है। ये अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करता है, जोड़ता है। कौन बच्चों, पनामा नहर। और इसके साथ साथ पनामा नहर का निर्माण किसके द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा कराया गया है। पनामा नहर में 6 जल प्रबंधक तंत्र है, 6 जल प्रबंधक तंत्र है पनामा नहर में, ठीक है। और ये दक्षिणी अमेरिका के देशों को क्या करता है, मतलब दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के मध्य आसानी से परिवहन कर सकता है। यानी दोनों से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से ये जोड़ता है, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ ये नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों को क्या करता है, मध्य के जो व्यापार को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक है। कौन सा, पनामा नहर। और इसके साथ पनामा नहर जो है वो जल डमरू मध्य के बीच बनाया गया है, ठीक है ना। पनामा नहर क्या करता है, 2 महाद्वीपों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो इस तरीके से आप पनामा नहर की बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। पेपर में आता है तो इसकी केवल मतलब 5 विशेषता पूछी जाती है, लेकिन 6-7 भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है, बस आपको पता होनी चाहिए। और ये बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में क्या होता है, जो ज्योग्राफी होती है ना, इसमें फालतू की बातें बिल्कुल चलती ही नहीं है। टू द पॉइंट आपको जवाब देना है, टू द पॉइंट आपको नंबर मिलेगा। कोई फालतू बातें या लंबा चौड़ा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइन जलमार्ग के बारे में बात करते हैं। तो राइन जलमार्ग क्या है बच्चों, ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को क्या करता है, अटलांटिक समुद्री मार्गों से क्या करता है, जोड़ता है। इसके साथ साथ राइन नदी जलमार्ग जर्मनी, नीदरलैंड से होकर गुजरती है। कहां गुजरती है, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरती है। और ये एक समृद्ध कोयला क्षेत्र के माध्यम से क्या करता है, बहता रहता है। मतलब चीजों को क्या करता है, व्यापार करता रहता है। कौन सा नहर बच्चों, राइन नहर। जो उसका, जो आपको राइन नहर देखो, ये उसका पूरा क्या है, डायग्राम है। कई बार पेपर में ना ऐसे ही पूछ सकता है, डायग्राम ये दे देता है, ठीक है ना, यहां लिखने रखेगा, यहाँ राइन नहर या राइन नदी नहीं लिख रखा होगा, ये आपको डायग्राम दे देगा, बोलेगा उपयुक्त जो चित्र है ये किस नहर के बारे में बता रहा है या किस जलमार्ग के बारे में बता रहा है। तो आप लोग बता रहे राइन नदी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पेपर में कई बार डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली डायग्राम देकर पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। और इसके साथ साथ राइन नदी के बारे में बात किया है, ये जलमार्ग है दुनिया का सबसे भारी उपयोग किया जाने वाला जलमार्ग है। और ये इस जलमार्ग से हर साल क्या होता है, अगर बात की 20,000 से अधिक समुद्री जहाज और 200 से ज्यादा अंतरदेशीय जहाज क्या करते हैं, राइन नदी के द्वारा चलाए जाते, इन नदी पर चलता है। अब सोच सकते हो कि इसके कितना महत्वपूर्ण है राइन नदी, ठीक है।
एक बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है बच्चों कि उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है ये, और दुनिया का अगर देखा जाए 1/4 जो व्यापार होता है वो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, 1/4 जो व्यापार होता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या होता है, इसे वृहद ट्रंक के नाम से भी जाना, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चों, औद्योगिक दृष्टि से काफी ज्यादा क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या मतलब क्या करता है, ये विश्व जैसे उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या करता है, मिलाता है। ये दिख रहे हो, ज्यादातर व्यापार क्या होता है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, और विश्व, मैंने भी बताया आप लोगों को, विश्व का 1/4 व्यापार इसी से होता है। इसको वृहद ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है, और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों का ये सेवाएं प्रदान करता है। कौन, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय के स्थल के रूप में भी कहे जाने वाला मार्ग है। इसे प्राचीन विश्व का हृदय स्थल भी कहा जाता है। किसे, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग को। ठीक है बच्चों, और ये तो ठीक है, रह गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आखिर पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन कॉमन सी बात है, पाइपलाइन के द्वारा हम तरल पदार्थों का या गैस पदार्थों का हम क्या कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन क्या है, तरल पदार्थों जैसे कि जल, पेट्रोलियम, गैस के परिवहन के लिए काफी ज्यादा योगदान देता है। यह काफी ज्यादा उपयोगी है पाइपलाइन। दूसरा, पाइपलाइन परिवहन के गुण क्या है बच्चों, पाइपलाइन परिवहन को कठिन या उबड़ खाबड़ भूभाग तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। ठीक है ना, और इसके साथ इसके संचालन एवं रखरखाव में खर्च बहुत कम लगता है बच्चों। बस एक ही बार खर्च लगेगा, एक बार निर्माण कर दो बस, फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना बच्चों। तो इस तरीके से है, मतलब निर्माण के लिए तो शुरुआत में ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन एक बार निर्माण करने के बाद पूरा वर्ष भर लाभ कमाया जाता है। ये जल तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए तीव्र और सस्ता और पर्यावरण हितैषी है। मतलब तीव्र भी है, सस्ता भी है, और पर्यावरण को इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है पाइपलाइन के द्वारा। और परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थ की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। जैसे आपको देखा होगा, जो दूध होता है, दूध का भी इसी के द्वारा परिवहन किया जाता है, पेट्रोल का भी इसी के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो इसमें निरंतरता जो है ना वो बनी रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। पाइपलाइन परिवहन में कॉमन सी बात है, ईंधन की बचत होती है, मौसम संबंधी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार क्या होता है, मौसम खराब हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी, परिवहन रुक जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मौसम चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, चलता रहता है। इसमें पेट्रोल की भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा की कोई खपत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब तो हमने बात करी इसकी विशेषता की, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पाइपलाइन परिवहन की विशेषता है तो उसकी कमी भी। अब कमी क्या है, जैसे कि पाइपलाइन परिवहन में कोई लोच नहीं होती। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे कि एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। सपोज करो एक बार पाइपलाइन बिछा दी, अब आप लोगों को लग रहा है कि हाँ पाइपलाइन को थोड़ा और मोटा करना चाहिए, कि अन्य चीजों का परिवहन करना चाहिए, तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लोड को ना ही बढ़ा सकते हो और ना ही आप घटा सकते हो, एक बार निर्माण कर दिया तो। ठीक है, और इसके साथ साथ पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या, तो कई बार इसमें लीकेज हो जाती है ना, तो इसका रिसाव का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से इसकी मरम्मत करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ इलाकों में तो इनकी सुरक्षा करने में भी काफी दिक्कत आ जाती है। कई क्षेत्रों में ना, कई ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, मैं अगर मतलब बात की जाए, हमारे भारत में ना सबसे बड़ी पाइपलाइन 3 है, HVJ, हजारीबाग, विजयपुर, जगदीशपुर। ठीक है ना, जगदीशपुर आपका बिहार में है, बिहार के आरा में है। ठीक है ना, तो ये हमारी 3 सबसे बड़ी पाइपलाइन है। तो इसके अंदर क्या होता है, कई बार अगर पाइपलाइन ही लोग उठा के ले आते हैं, काट के ले आते हैं, लोहे की बनी होती है, काट के ले जाते हैं, तो काफी ज्यादा इसकी सुरक्षा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, वायु परिवहन। अब हमने पाइपलाइन परिवहन के बारे में बात कर ली, वायु परिवहन। तो वायु परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है बच्चों, तीव्रतम। सामान को बहुत जल्द ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा क्या है, दुर्गम, रेगिस्तानी या बर्फीले
और पर्वतीय क्षेत्रों में इसके द्वारा आसानी से सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। पहाड़ है, पर्वत है, वहां तो ना ही स्थल परिवहन जा पाएगा ना ही जल परिवहन जाएगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वायु परिवहन। और वायु परिवहन क्या है? सबसे महंगा साधन है, ये हम कह सकते हैं थोड़ा महंगा है ना, लेकिन तीव्रतम तो है ना, बहुत ज्यादा तीव्र है साधन, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर बात की जाए, देखो जहां परिवहन के अन्य साधन वहां उपलब्ध नहीं होते, जहां जल और स्थल परिवहन जहां उपलब्ध नहीं होता है, वहां क्या होता है? वायु परिवहन बेहतर साधन है, ठीक है। वायु परिवहन के द्वारा जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती हैं, जैसे कि मेडिसिन, दवाएं, है ना, वायु परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का, अगर बात की जाए तो उसके परिवहन के लाभ, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर, मैंने सारी चीजें इसके अंदर कवर करी है। हाँ, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है मैंने वो इसके अंदर कवर नहीं किया है, एमसीक्यूज में आगे हम जो है उस चीजों को कवर कर देंगे। बाकी जो आपका पेपर के लिहाज से सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। और ये मतलब इस चैप्टर से जो अगर बोला जाए, जैसे कि वायु परिवहन की विशेषता, पाइपलाइन परिवहन की विशेषता, ठीक है ना, और ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या पार कैनेडियन रेल मार्ग, इसके बारे में काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट चैप्टर था बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और थोड़ा कमेंट भी, थोड़ा पॉजिटिव कमेंट्स कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट तो हूँ चीजों को बनाने के लिए। आप जितना मुझे मोटिवेट रखोगे, मैं उतना आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।